देखो सिंपल सा है, सिंपल सिंपल शब्द बोलूंगा, कोई मुश्किल शब्द नहीं बोलूंगा, बिल्कुल आसानी से चलेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, रेजोनेंस में ही है मीजोमरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस और मीजोमरिक इफेक्ट का क्या लफड़ा है ये आगे जाके रेजोनेंस में देखेंगे। और ये है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं, जो ये पहले तीन हैं ये है परमानेंट इफेक्ट, और ये जो बेचारा इलेक्ट्रोमेरिक है ये है टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं कि जब भी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ डील करेंगे तो याद रखना है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे इसका इफेक्ट डिपेंड करता है। पर रेजोनेंस है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और हाइपर कॉन्जुगेशन में तो हम डिस्टेंस की बात करते ही नहीं, उसमें तो अपना जो भी होता है आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट और ये डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करता। अब स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। ठीक है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का हो सकता है, प्लस आई या माइनस आई। प्लस आई का सीधा सीधा मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्या शो करेंगे? प्लस आई इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे वो शो करेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है। एक कॉलेज की सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, उसी स्टोरी से आपका पूरा टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक कॉलेज में दो बहुत हैंडसम लड़के थे, एक कॉलेज में दो बहुत हैंडसम लड़के थे। एक का नाम था फरहान और एक का नाम था सलमान। मतलब फरहान और सलमान जैसा पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं था। पर एक दिन क्या हुआ, उस कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम था करीना, बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम था करीना, उसकी एंट्री हुई। तो वो करीना इतनी खूबसूरत थी कि फरहान और सलमान भी उससे बात करने में डर रहे थे। मतलब फरहान और सलमान भी उससे बात नहीं कर पाए। तो अब पूरे कॉलेज में यही फोकस चल रहा है कि खूबसूरत करीना को हेलो कौन बोलेगा, खूबसूरत करीना को हेलो कौन बोलेगा औरों से पहले, मतलब बाकियों से पहले। ठीक है, अब अपनी ट्रिक को हम पेज पे उतार के देखते हैं। देखो नो फरहान नो सलमान, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले? अब देखो नो फरहान मतलब ना फरहान बोल पाया, नो सलमान मतलब ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले? देखो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले है नो फरहान। अब नो से हमने लिया एन और फरहान से हमने लिया FRH। अब इसको सिंपल मैथ की तरह मल्टीप्लाई कर दो बस। सबसे पहले आ गया NF3 आयन, फिर NR3 आयन, फिर NH3 आयन। तो सबसे ज्यादा माइनस आई हो जाएगा NF3 आयन का, फिर NR3 आयन का, फिर NH3 आयन का। तो ये तीन अपने सबसे पहले हो गए। नेक्स्ट आ जाओ, फरहान के बाद है नो, नो से हमारे पास आया NO2 ग्रुप। फिर नो के बाद है सलमान, सलमान से हमारे पास आया SO3H ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। फिर नेक्स्ट है कौन, कौन से हमारे पास आया CN, CN मतलब साइनाइड ग्रुप। फिर नेक्स्ट है खूबसूरत, खूबसूरत की स्पेलिंग याद रखना COOH से स्टार्ट हो रही है, तो ये डायरेक्ट ग्रुप आ जाएगा COOH ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है करीना, करीना से हमारे पास आया COR ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हेलो, हेलो से हमारे पास आया हेलोजन, और हेलोजन में वो तो सिंपल हो जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई, और फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, ये हेलोजन अपना कवर हो गया। फिर नेक्स्ट है ओरो से पहले, ओरो में OR फिर OH, पहले OR ग्रुप फिर OH ग्रुप। फिर पहले से हमारे पास आ जाएगा फिनाइल। अब इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब देखो हमें माइनस आई का ऑर्डर याद हो चुका है, अब हम बात करते हैं प्लस आई के ऑर्डर के बारे में। देखो इसमें कुछ याद नहीं करना, ऑटोमेटिक है, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। कौन सी दो बातें? कि प्लस आई कौन से टाइप के ग्रुप शो करेंगे? इस टाइप के, जैसे इस टाइप के, इस टाइप के मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको कुछ ना दिखे। और साफ शब्दों में बोलूं तो अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप इस टाइप के ग्रुप शो करेंगे प्लस आई। और दूसरी बात है कि जब भी ट्रीटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन इनकी लड़ाई करवाई जाए, प्लस आई इफेक्ट में होगा ये, इनकी लड़ाई करवाई जाए तो जो सबसे भारी यानी ट्रीटियम है वो जीत जाएगा, फिर ड्यूटीरियम, फिर हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। अब इनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। देखो इसमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। देखो पूरी केमिस्ट्री में जब भी आपसे कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऐसे याद रखना कि ये माइनस जो चार्ज है ये एक तरीके का दुख है। अब इसका दुख कौन कितना घटाएगा इस बेस पे हम स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। देखो ये है NO2 ग्रुप, ये है SO3H ग्रुप, दोनों क्या लगाएंगे माइनस आई, दोनों लगाएंगे माइनस आई, मतलब ये इसका दुख कम कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है कि दोनों इसका दुख कम कर रहे हैं। अब कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, तो हमने इंडक्टिव माइनस आई की ट्रिक में किया था कि NO2 का जो माइनस आई है वो SO3H वाले ग्रुप से क्या होगा स्ट्रोंगर होगा। तो इसका माइनस आई स्ट्रोंग है तो यह इसका दुख भी ज्यादा कम कर देगा, तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये प्लस आई के रिलेटेड। देखो इसमें क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है ना। देखो ये CH3 ग्रुप क्या करेंगे प्लस आई लगाएंगे, CH3 ग्रुप क्या करेंगे प्लस आई लगाएंगे, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहां पे पूछा गया है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे याद करो कि इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको पैसे चाहिए, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देख लो किसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। देखो इसको 3 बंदे पैसे दे रहे हैं और इसको सिर्फ 2 बंदे दे रहे हैं और इसको एक ही बंदा दे रहा है, तो इसको 3 बंदे दे रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बतानी है। अब मैंने क्या बोला, कार्बोकटायन की जब भी स्टेबिलिटी पूछी जाए तो ऐसे याद करो इसको पैसे चाहिए, तो सिंपली ये देख लो कौन ज्यादा पैसे दे रहा है। देखो दोनों पैसे दे रहे हैं, ये बात तो क्लियर है, दोनों प्लस आई लगा रहे हैं, ये भी प्लस आई ये प्लस आई, दोनों पैसे दे रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। अब कौन ज्यादा पैसे दे रहा है, देखो ये पैसे तो दे रहा है पर ये गरीब आदमी है, थोड़ा छोटा सा आदमी है, और ये देखो कितना अमीर आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, तो अमीर आदमी ज्यादा पैसे दे देगा, तो ये हो जाएगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो सिंपली ये एक तरीके का स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन का क्वेश्चन है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए तो सिंपल एक काम करो। देखो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ को देना, H+ को देना, तो बचा क्या ये माइनस माइनस। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, ये माइनस चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा उसमें क्या हो जाएगी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये ग्रुप है कैसा माइनस आई ग्रुप और ये ग्रुप है कैसा प्लस आई ग्रुप। अब ये माइनस चार्ज क्या है, इसके पास दुख है और ये दुख इसको घटाना है। अब माइनस आई क्या करेगा, इसके दुख को घटाएगा, और प्लस आई तो उल्टा इसके दुख को बढ़ा देगा, तो ये दुख घटा रहा है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करते हैं, इनमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बेसिक वही है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहला काम H+ को भेज दो, H+ को भेज दो और बचे हुए पे माइनस चार्ज। अब ये क्वेश्चन बन गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन का, मतलब ये इसके पास दुख है तो जो ज्यादा दुख इसका घटा देगा वो ही ज्यादा स्टेबल है। देखो ग्रुप कौन से हैं, ये माइनस आई, ये माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। अब माइनस आई इनमें से किसका स्ट्रोंगर होगा, तो सिंपल सी बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और हमने ट्रिक में भी किया था कि फ्लोरीन का माइनस आई स्ट्रोंगर है, तो ये इसका ज्यादा दुख घटा रहा है, ये बेचारे का थोड़ा थोड़ा कम घटा रहा है, तो ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सी हो जाएगी ये वाली, तो ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं एक बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। देखो बेसिक क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस सिंपली होता है कि जो ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनको जो डोनेट करेगा, इनको जो डोनेट करेगा, है ना। अब कंपेयर कैसे करें, सिंपल सी बात है, जो अच्छा डोनेट करेगा, है ना, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो अच्छा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है ये बात। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर जितनी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो इसमें ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अब देखो यहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए अच्छा बेस होने के लिए। देखो ये है
प्लस आई ग्रुप, ये भी है प्लस आई ग्रुप। पर क्या है, ये है थोड़ा अमीर आदमी, ये है थोड़ा अमीर आदमी, और ये थोड़ा सा गरीब आदमी है। मतलब ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहां इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा। तो यहां जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा ये डोनेट करेगा, तो उतना अच्छा ये बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम बात करने वाले हैं रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट इन दोनों का क्या पंगा है। देखो अगर कोई बोल दे कि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट एक ही बात होती है, जो कि बहुत सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। पर कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करेंगे, मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। ऐसे याद रखना है कि रेजोनेंस के बहुत सारे बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा है मीजोमेरिक इफेक्ट। मतलब मैं और क्लियर शब्दों में बोलूं तो हर रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है, बट हर मीजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और मीजोमेरिक इफेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं बिल्कुल एक अलग पूरी वीडियो लगेगी उस पे, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही बहुत सारे हैं। इसमें हम कवर करेंगे रेजोनेंस। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट को मैं पहचानने का तरीका बता देता हूं। देखो इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजीन रिंग है, उस पे कुछ भी हो सकता है। मैंने यहां पे कार्बोकटायन बनाया, कार्बो अनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे कोई बेंजीन रिंग पे कहीं भी ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी ग्रुप अटैच है, अब ये ग्रुप प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो क्वेश्चन है मीजोमेरिक इफेक्ट का। और रेजोनेंस के क्वेश्चन किस तरीके से है वो देखेंगे। पहले बात करते हैं कि रेजोनेंस होती कब है। ठीक है, तो रेजोनेंस होने की सिर्फ दो कंडीशन आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और इस सी पे या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पहली कंडीशन ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, इस सी पे या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर, इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये सिंपल क्या कहता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। मतलब इस तरीके की आपको कहीं ट्रेन मिल जाए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो वो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें भी रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर बातें हैं, बस इनको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चंस करके देखते हैं, इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। ये दो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो इसमें हमें दिख नहीं रही है ना, वो ट्रेन चलती हुई दिख नहीं रही, डबल सिंगल। तो फर्स्ट वाली चेक करते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, और इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, पर इस पे कुछ भी नहीं है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे अगले वाले पे है, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो इसमें रेजोनेंस है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। तो वही अपनी कंडीशन चेक करते हैं, हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है। और इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता तो रेजोनेंस प्रेजेंट थी, पर ये दूर है तो इसमें नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट, तो ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इसमें कैसे स्टेबिलिटी कैसे बतानी है कार्बोकटायन की, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस इसमें प्रेजेंट होगी। अब इसमें देखते हैं ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे है पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस होगी। अब इसमें ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी रेजोनेंस है। तीनों में रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब कैसे डिसाइड करें, तो सिंपल सी बात है, ये देख लेते हैं किसमें अच्छी रेजोनेंस है, किसमें बुरी रेजोनेंस है। ठीक है, अब इसमें देखो रेजोनेंस कितनी अच्छी हो रही है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को कितना अच्छा पूरा रोड मिल गया घूमने के लिए, है ना, तो इसमें वेरी गुड रेजोनेंस। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें
इसमें रोड तो मिला इसको डबल सिंगल डबल, पर पूरा नहीं मिला, यहां पे रोड टूट गया, मतलब इसमें रेजोनेंस है गुड, इसमें वेरी गुड, इसमें गुड। अब इसमें देखो, इसमें खाली रेजोनेंस हो रही है, वेरी गुड या गुड नहीं बोलेंगे, खाली रेजोनेंस है। अब इसमें वेरी गुड रेजोनेंस है तो ये ज्यादा स्टेबल, ये गुड है फिर ये सबसे कम स्टेबल, सिंपल सी बात है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इनमें से बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। पहले रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इधर से भी ये कंप्लीट हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगी। और इसका देखते हैं। अब देखो, अब आप यहां गलती क्या करोगे कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी और सी पे पॉजिटिव चार्ज, पर आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड को इग्नोर कर दोगे जो ठीक इस कार्बन पे है। अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये रेजोनेंस नहीं होने देगा, ये एक तरह से ब्लॉक सिस्टम है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये कार्बन इधर दूसरी साइड डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, तो इसमें रेजोनेंस अब्सेंट है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला। अब बात करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? बॉन्ड। ठीक है, क्या ट्रिक है? बॉन्ड। देखो सबसे पहले अप्लाई करना है बी अगर फेल हो जाए तो फिर O, और B एंड O दोनों फेल हो जाए तो N, एंड B एंड O एंड N ये तीनों फेल हो जाए तो जाना है D पे। देखो B क्या बोलता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स गिन लो, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये वाला रूल फेल हो जाता है तो हमें जाना है O पे। O क्या बोलता है कि ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये भी फ्लॉप हो जाता है तो जाना है N पे। N क्या बोलता है, दो चीजें बोलता है, सबसे पहले है न्यूट्रलिटी, फिर है नेगेटिविटी। मतलब सबसे पहले न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा वो चार्ज वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा, और दूसरा क्या है इसमें, नेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल सा बोलता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और लास्ट है डी, ये तीनों फ्लॉप हो जाएं तो लास्ट है डी। ये क्या बोलता है कि देखो सेम चार्ज है, मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, वो दूर होने चाहिए। सिंपल सा है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव ले लो, है ना। तो सेम चार्ज है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और ऑपोजिट जो चार्ज हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हैं आपस में अट्रैक्ट करेंगे, कॉमन सेंस है, तो वो पास में होने चाहिए। इनमें बताओ कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो सिंपली ये अप्लाई करना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है, बॉन्ड। ठीक है, BOND, सबसे पहले B फिर O फिर N फिर D। देखो बी क्या कहता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, जिसमें पाई बॉन्ड्स ज्यादा वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। तो पाई बॉन्ड्स गिन लो। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स, 1 और 2, इसमें 2, इसमें कितने 1। अब चार्ज वार्ज कुछ देखना ही नहीं आपको, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल, अपना काम बी से ही चल गया, पहले से ही चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अप्लाई करना है बी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 और 2। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, और कुछ देखना ही नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल, फिर से अपना काम बी से चल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले वही सेम रूल है अपना कि सबसे पहले देखते हैं बी, है ना, बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। अब इन दोनों में देखो पाई बॉन्ड्स कोई सी में भी नहीं है, है ना, दोनों में पाई बॉन्ड अब्सेंट है, तो बी अपना फ्लॉप हो गया। अब हमें जाना पड़ेगा O के ऊपर, यानी ऑक्टेट। तो आप देख रहे हो लगभग दोनों में सेम ही बॉन्ड है, सिंगल 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 सिंगल, तो ऑक्टेट लगभग बराबर ही होंगे इनके, है ना, तो ऑक्टेट वाला भी फ्लॉप हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं न्यूट्रलिटी, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, तो इनमें से कोई भी न्यूट्रल नहीं है, इस पे भी प्लस माइनस चार्ज है, इस पे भी प्लस माइनस चार्ज है। अब नेक्स्ट है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या बोलती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है। अब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, और इस पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे। अब आप खुद सोच के बता दो कॉमन सेंस से कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन पे? ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो सबसे पहले बी कि पाई बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, पाई बॉन्ड्स इसमें भी
एक है, इसमें भी एक है, तो इससे अपना आंसर नहीं आ रहा। नेक्स्ट फिर चलते हैं, ये फ्लॉप हो गया, फिर ओ पे चलते हैं कि ऑक्टेट जिसका कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल। तो लगभग आप गिन के देख लेना, लगभग दोनों के सेम ही आएंगे ऑक्टेट, ठीक है, तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल भी नहीं है। चलो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे चलते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज और इस पे है नाइट्रोजन पे, तो हमें पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सिंपल सी बातें हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक, ठीक है। देखो इस टॉपिक में अपना लेना देना तीन टाइप के कंपाउंड्स के साथ होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बहुत सारे बच्चे एंटी और नॉन में कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो दोनों एक ही बात होनी चाहिए, पर देखो इसको ऐसे समझो, अगर एरोमेटिक धूप है तो एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, तो ये छांव है, और ये क्या है, ना धूप ना छांव, नॉन मतलब नहीं, तो ये ना धूप है ना छांव है, ठीक है, ये धूप ये छांव और ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए दो पेपर पास करने पड़ते हैं, सेम ऐसे ही किसी भी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी दो पेपर पास करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड ये पेपर में फेल हो गया या अगर कोई कंपाउंड इन पेपरों में फेल हो गया तो वो आके गिरेंगे कहां पे, नन ऑफ द अबव मतलब नॉन एरोमेटिक में। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक के कौन से दो पेपर हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हकल्स रूल, ठीक है ना। कंपाउंड में क्या होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या लफड़ा है ये भी पूरा क्लियर करेंगे, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। और प्लस ये क्या है, Cr क्या है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक है। दोनों पेपर में ये पास होना चाहिए, तब जाके कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा। और एंटी एरोमेटिक का क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4n+2 और इसमें 4n प्लस कंटिन्यूअस रेजोनेंस इसकी जैसे, तब जाके कोई कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। और इनमें कोई फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो अगर मैं 4n+2 और 4n को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। देखो सिंपली क्या किया, n की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर 2 आ जाएगा, 1 रख दो तो 6 आ जाएगा, ऐसे ही n की वैल्यू चेंज करते जाओ। और ये किसके लिए था, 4n+2 एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और 4n वही n की वैल्यू चेंज करते जाओ, और ये किसके लिए था, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि एग्जाम में हम बार बार ये नहीं करेंगे 4n+2, सीधा ये थोड़ा सा आइडिया याद रखेंगे, 2 6 10 14 और ये 0 4 8 12 16, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, ये कैसे काउंट करने हैं, देखो इसका क्लियर कट मेथड बता देता हूं, कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगी। देखो कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है, कोई भी कंपाउंड दिया गया है, मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सिंपल ये फ्लो याद रखना है, देखो कोई भी डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है। देखो यहां पे ये डबल बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। कोई भी माइनस चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है, इस प्लस चार्ज की जगह अगर माइनस चार्ज होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता। कोई भी लोन पेयर होता है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देके जाता है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो 0 मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 0 काउंट होंगे। क्लियर बात है, 2 2 2 पॉजिटिव चार्ज का 0 याद रखना है, ठीक है, क्लियर बात है। अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो ये कंपाउंड आपके सामने रख दिया, बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बेसिक स्टेप से चलना है, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 2 पेपर पास करने पड़ते हैं। तो पहले इसको पहला पेपर देखते हैं, ये पास करेगा कि नहीं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमने बात की थी कि डबल बॉन्ड कितने देके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज कितने देके जाएगा, 0। तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख लो ये किसको फॉलो कर रहा है, देखो 2 ये फॉलो कर रहा है एरोमेटिक वाले को, मतलब इसने ये पहला पेपर पास कर लिया। अब दूसरा पेपर है कंटिन्यूअस रेजोनेंस। देखो
कंटिन्यूअस रेजोनेंस क्या होती है, ट्रेन चलानी है, सिंपली क्या करना है, ट्रेन चलानी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस ट्रेन को याद रखना है। अब इस ट्रेन में एक खास बात है, देखो जहां भी आपको पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिखे उसको ये ट्रेन चलाते हुए उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब देखो इसमें देखते हैं हम ट्रेन चल रही है कि नहीं। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब ट्रेन चल रही है, मतलब इसमें CR यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो इसने पहला पेपर भी पास किया, दूसरा पेपर भी पास किया, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। क्लियर बात है। अब देखो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले एरोमेटिक के लिए क्या, ये पहला पेपर देखते हैं ये पास कर रहा है कि नहीं, कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, पता है ना कहां से पता चला, हमें इससे पता चला। डबल बॉन्ड कितने देता है, 2 देता है, और माइनस चार्ज भी कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देता है। तो टोटल कितने हो गए इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें से देख लो ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, ये एंटी एरोमेटिक वाले को, मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है। अब एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं कि ये है कि नहीं। एंटी एरोमेटिक का इसने पहला पेपर पास कर लिया, दूसरा पेपर है CR यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस। और मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिखे उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब ट्रेन चला के देखते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ट्रेन चल रही है, CR यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड हुआ एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसने एंटी एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर लिए। ठीक है, क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। पहला टेस्ट कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, माइनस चार्ज देगा 2, मतलब टोटल कितने हुए, 6। तो देखो एरोमेटिक के लिए 6 यहां पे आ रहा है, मतलब इसने एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया। दूसरा पेपर है CR यानी कंटिन्यूअस रेजोनेंस, और मैंने बोला था पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो CR देखते हुए। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब इसमें CR प्रेजेंट है, मतलब इसने एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर लिए, तो ये कंपाउंड है एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सिंपल वही बेसिक स्टेप से चलना है। पहला टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज देगा, पॉजिटिव चार्ज देगा 0 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है। अब देखो टोटल कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां देख लेते हैं इसने किसको फॉलो किया, इसने फॉलो किया एंटी एरोमेटिक वाले को। मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। एंटी एरोमेटिक चेक कर लेते हैं। अब क्या चेक करना है, एंटी एरोमेटिक के लिए इसने पहला पेपर पास कर लिया, दूसरा है CR, और CR के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब ये CR शो कर रहा है, मतलब ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो एक और कंपाउंड है, देखो इसके बारे में बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या है अपना, सिंपली पहला पेपर देखते हैं। 4n+2 किसको फॉलो कर रहा है। देखो डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, टोटल हुए 6। टोटल 6, मतलब ये एरोमेटिक का पहला पेपर, एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर गया। दूसरा है CR देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, CR भी प्रेजेंट है, मतलब ये एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर गया। और एग्जांपल देखते हैं, खूब क्वेश्चन करेंगे। देखो ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। अब इसको बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, और पॉजिटिव चार्ज कितने देगा, पॉजिटिव चार्ज कितने देगा 0 0, यहां पे गलती होगी, नेगेटिव देता है 2, पॉजिटिव देता है 0। ठीक है, क्लियर है। तो इसने कितने हैं टोटल 6, तो इसने एरोमेटिक का पहला पेपर तो पास कर लिया। ठीक है ना, क्लियर है ना, 6 है, मतलब ये एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर गया। दूसरा पेपर है कौन सा, CR देख लेते हैं।
Cr करते हुए क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देना है। अब ट्रेन चलानी है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब Cr इसमें प्रेजेंट है, तो ये एरोमेटिक के दोनों पेपर पास कर गया, तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक और लास्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो ये क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पे ये क्या है, लोन पेयर है, तो ये देखते हैं एरोमेटिक है या नहीं है। तो एरोमेटिक का पहला पेपर, देखो हर बार बिल्कुल बेसिक स्टेप से जाना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं। पहला पेपर क्या है, 4n+2, डबल बॉन्ड देगा 2, डबल बॉन्ड देगा 2, और लोन पेयर कितने देगा, याद करो मैंने क्या बताया था, लोन पेयर कितने देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इसने एरोमेटिक का पहला पेपर पास कर लिया, और दूसरा पेपर है Cr। अब Cr देख लेते हैं, देखो इसमें भी क्या करना है, सेम वही काम करना है, क्या करना है, लोन पेयर आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या लोन पेयर मतलब कुछ अलग सी स्पीशी हो, अलग सा हो, तो उसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब Cr भी प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम सुनते ही पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आना चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री में कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकता है। तो पूरी केमिस्ट्री में 3 ही टाइप के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। पहले कार्बोकटायंस, दूसरे फ्री रेडिकल्स, और तीसरे अल्कीन्स। कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड अल्कीन्स, यही 3 टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो अभी तक हमने बात की कि कार्बोकटायंस, फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, यही 3 टाइप के कंपाउंड हैं जिनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है। पर देखो अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे कार्बोकटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, या सारे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इनमें भी, इन तीनों में भी कोई एक कंडीशन होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो रिक्वायरमेंट जब पूरी होगी तभी इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट है, देखो कि इन 3 टाइप के कंपाउंड्स में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए sp3 कार्बन से एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, कि sp3 कार्बन से कम मिनिमम बोल लो, कम से कम बोल लो, एटलीस्ट बोल लो, 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, किससे अटैच, sp3 कार्बन से। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, अभी आगे एग्जांपल करेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। देखो आपको पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से उसके अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ के बताओ, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, उस कंपाउंड में आपको ढूंढना है उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर। ठीक है, उस कंपाउंड का एक्टिव सेंटर, ये भी आगे अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक्टिव सेंटर से जो अगला कार्बन है वो होगा अल्फा कार्बन, अल्फा से जो अगला कार्बन है वो होगा बीटा कार्बन, बीटा से अगर आगे कोई है वो होगा गामा, फिर आगे ऐसे चलते जाओ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन, ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन हमें समझ में आ गया, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से बताओ किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, अब इनमें चेक करना है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, या तो कार्बोकटायन होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या एल्कीन होना चाहिए। तो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट वाला है एल्डिहाइड, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं हो सकती। सेकंड है अल्कोहल, इसमें भी नहीं हो सकती। थर्ड है क्या है, एल्कीन, तो इसमें हो सकती है। ठीक है, ये है कार्बोकटायन, तो इसमें भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये है कार्बो अनायन, इसमें भी नहीं हो सकती। ये है फ्री रेडिकल, मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट टेस्ट में ये वाले 3 पास हो गए। अब सेकंड टेस्ट क्या है कि ऐसे अल्कीन या ऐसे कार्बोकटायन या ऐसे फ्री रेडिकल जिनमें sp3 कार्बन से एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो।
अब इसमें देखो मैंने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन में हमें पकड़ना है एक्टिव सेंटर। अब इसमें देखो एक्टिव सेंटर कौन सा है, ये है डबल बॉन्ड, तो एक्टिव सेंटर इसका हो गया ये वाला, सिंपल है। इसमें देखो एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, जहां पे कार्बोकटायन बन रहा है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, और इसका एक्टिव सेंटर क्या बनेगा, ये जहां पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, ठीक है। अब एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, इसमें एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें ये वाला अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अगली बात क्या थी कि अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच हैं वो हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है इतना। अब देखो sp3 कार्बन देखना है, ठीक है, sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, ये वाला कार्बन sp3 है, बिल्कुल है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इतना क्लियर है, बिल्कुल बेसिक्स है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के लिए सिंपल याद रखना है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, बस खत्म। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब हमारे मन में लालच आएगा कि डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं, जिसमें ज्यादा हुए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और यही हम अपना क्वेश्चन गलत करवा के आ जाएंगे। हमें हर बार हाइपर कॉन्जुगेशन के हर क्वेश्चन में बेसिक स्टेप से चलना है। यहां पे तो मैंने कार्बोकटायन बनाया, पर यहां पे कार्ब अनायन लिख देता और आप भाग के क्या गिनते, अल्फा हाइड्रोजन। तो तीन टाइप के कंपाउंड में होती है, कार्बोकटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल्स। तो ये कार्बोकटायन है, मतलब पहली रिक्वायरमेंट पूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए sp3 कार्बन से अटैच, तो तीनों में वो भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन तीनों में प्रेजेंट है। अब हम काउंट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, इसमें कितने 6, इसमें कितने 9, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या देखना है, बेसिक स्टेप, हाइपर कॉन्जुगेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो एल्कीन है तो हाँ फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी है, और सेकंड रिक्वायरमेंट मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड, sp3 कार्बन से। तो ये सारे कार्बन है sp3, और ये रेड वाले जो टिक कर दिए ये हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब हम काउंट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 3, ठीक है। ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो एक्टिव सेंटर से नेक्स्ट कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, इसमें कितने हैं, 3 + 3, तो इसमें 6 हैं। इसमें कितने हैं, ये हो गया इसका एक्टिव सेंटर, तो ये 3, ये 3, ये 3, इसमें है 9, तो इसमें 9 है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सिंपल है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और एक इसमें होता है एल्कीन्स में। आपको याद सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एल्कीन की स्टेबिलिटी के। और अभी अभी हमने किया था हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हुए कि स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिंपल क्या होता है, दो एल्कीन दे देंगे आपको कि बताओ किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगी। अब देखो इसका एक्टिव सेंटर क्या है, ये है, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और कितने हैं इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें चेक करते हैं इसका एक्टिव सेंटर क्या है, ये है, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कम है, मतलब ये ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी।
अब देखो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को भी पढ़ लिया, हमने रेजोनेंस को भी पढ़ लिया, हमने एरोमेटिसिटी को भी पढ़ लिया, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को भी पढ़ लिया। पर अब यहां पे दिक्कत एक है कि मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यूज करें, है ना। क्वेश्चन में लिखा थोड़ी हुआ होगा कि रेजोनेंस का क्वेश्चन है भाई रेजोनेंस लगा दो, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इसमें ये लगा दो, तो आपको पता कैसे चलेगा, आप स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करोगे। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, ए आर रहमान को हाय बोलना है, ए आर रहमान को हाय बोलना है। मतलब देखो ए से क्या है एरोमेटिसिटी, आर से क्या है रेजोनेंस, एच से क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, आई से क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी अब क्वेश्चन आए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन या स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन या स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो सबसे पहले आपको यह ट्रिक लगानी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वो आपको पता लग जाएगा आइडिया। ठीक है, अभी तक क्या था, हम जैसे इंडक्टिव इफेक्ट करके सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के ही क्वेश्चन कर रहे थे, रेजोनेंस करके रेजोनेंस के ही रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, पर अब हम इनके सबके मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हमने एरोमेटिक में पढ़ा था ना, कैसे देखते हैं एरोमेटिक, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें क्या हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस कैसे, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें रेजोनेंस हो रही है। अब अपने ट्रिक के हिसाब से देख लो, देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर रेजोनेंस, मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ कौन सा कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल है। देखो इसमें देखो चेक करो, इसमें क्या हो रही है, देखो एरोमेटिक तो है नहीं, है एरोमेटिक तो है नहीं, देखने से ही पता लग रहा है। फिर क्या है, रेजोनेंस चेक करते हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, और सी पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें है रेजोनेंस। अब इसमें देखो ना ये एरोमेटिक है ना इसमें रेजोनेंस हो रही है, तो अगला क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होती है, एल्कीन में, कार्बोकटायन में और फ्री रेडिकल में। और चेक कैसे करना है, देखो इसका एक्टिव सेंटर ढूंढो। एक्टिव सेंटर क्या है, जिसपे चार्ज है, ये चार्ज है। ठीक है, इससे अगला कार्बन, इससे अगला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को जब कंपेयर करते हैं तो अपनी ट्रिक में क्या है, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल है। सिंपल है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो बिल्कुल बेसिक रूल से चलना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई एरोमेटिक तो नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी एरोमेटिक नहीं नजर आ रहा। फिर है कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रही, तो देख लो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, या एल्कीन या कार्बोकटायन या फ्री रेडिकल, और ये दोनों है फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल है तो इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अभी मैंने बोला है हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की। देखो इसका ये वाला एक्टिव सेंटर, इसका ये वाला एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको देखते हैं, ये है एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास आप देख पा रहे हो कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इसमें सिंपली क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा सिर्फ। अब देख लो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन जीता, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये हो गया ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकटायन है। तो देखो इसमें 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप, इसमें 1 फिनाइल ग्रुप। और एक बात क्लियरली तो देखने से ही पता लग रही है, जो आप देखते ही बता दोगे कि तीनों में रेजोनेंस तो हो रही है। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करें, देखो
चार्ज एक तरीके का दुख होता है, चार्ज एक तरीके का दुख होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब ये यहां पे एक जगह पे पड़ा रहेगा तो ये दुख इसका कम नहीं होगा, पर इसको, इस दुख को यानी इस चार्ज को अगर घूमने की जगह मिल जाए, है ना, घूमने की मतलब रेजोनेंस की जगह मिल जाए, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल थोड़ा सुखी हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा इसको चार्ज को घूमने की जगह मिलेगी उतना ये खुश हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसको घूमने के लिए मतलब रेजोनेंस के लिए सिर्फ एक पार्क मिल रहा है घूमने के लिए, और इसमें रेजोनेंस के लिए मतलब घूमने के लिए 2 पार्क मिल रहे हैं, और इसमें 3 पार्क मिल रहे हैं। तो इसमें 3 पार्क तो इसके मजे हो गए, मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल और इसमें सबसे कम स्टेबल। क्लियर है? मैं सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा और एक ट्रिक से हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो कंपाउंड्स प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं उनका ऑर्डर अरेंज करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, और फोर्थ पॉइंट कि जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं उनको ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक के साथ। देखो, 2 लड़की है, दोनों का नाम है नेहा। एक है नेहा नेहरा, एक है नेहा कौर। कौर की यही स्पेलिंग याद रखेंगे, COR, ठीक है। दोनों का नेम जो है वो सेम है और सरनेम अलग है। पर क्या होता है कि लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखती भी एक जैसी हैं, दोनों का नाम भी सेम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी नेहा नेहरा है और कौन सी नेहा कौर है, ठीक है। तो लोग मेरे पास आए कि यार ऐसा क्या करें कि हम इनको पहचान ले कि कौन सी नेहा नेहरा है और कौन सी नेहा कौर है। तो मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया कि क्या करो, कि तुम क्या करो, सिंपली क्या करो, एक को एसिड में डाल दो, एक को बेस में डाल दो, ठीक है। मतलब पीएच के बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे। एक को एसिड में डाल दो, एक को बेस में डाल दो, एक हो जाएगी एसिडिक, एक हो जाएगी बेसिक। तो सिंपली हमने क्या किया, नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लिया। इतनी सी सिंपल ट्रिक है बस। अब देखो, मैंने क्या एडवाइस दी थी कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से, ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। एक बार फिर से पूरी ट्रिक कर लेते हैं, ठीक है। एक लड़की का नाम था नेहा नेहरा, एक का था नेहा कौर। दोनों का नाम सेम है, नेहा नेहा। तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सी नेहा नेहरा है, कौन सी नेहा कौर है। तो लोग मेरे पास आए कि भाई बता क्या करें। तो मैंने उनको एडवाइस दी कि सिंपली क्या करो, उनको पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। मैंने क्या एडवाइस दी कि ओए नेहा नेहरा और नेहा कौर को पीएच के बेस पे डिफरेंशिएट कर लो। अब करते हैं एक मजे की बात। देखो, अभी तक हमने सिर्फ एक ट्रिक की है और इस ट्रिक ने आपका क्या क्या कवर करा दिया ये मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, तो जो इस लिस्ट में नहीं है वो क्या शो करेंगे, माइनस एम। क्लियर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि प्लस एम जो शो करते हैं उनका ऑर्डर लगा के बताओ कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन बनता है कि माइनस एम इफेक्ट जो शो करेंगे उनका ऑर्डर बताओ। अब देखो, लास्ट है कि माइनस एम के ऑर्डर को कैसे याद करें। देखो, हमें अपनी प्लस एम वाली ट्रिक से पता लग गया कि ये वाले जो कंपाउंड्स यहां पे लिखे हुए हैं कि ये अपनी प्लस एम की ट्रिक में नहीं थे, मतलब ये माइनस एम शो करेंगे। पहली बात क्लियर है। अब इनके ऑर्डर के रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगा, उसी पॉइंट को ध्यान में रख लेना, उससे अलग आपसे माइनस एम का ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा। देखो, सिंपल सा पॉइंट है, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है और वो माइनस एम शो करते हैं तो उनका माइनस एम इफेक्ट होगा ज्यादा, और जिनमें सिर्फ कार्बन है, ऑक्सीजन है, मतलब नाइट्रोजन नहीं है, उनका माइनस एम होगा कम। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम करने वाले हैं मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, मीजोमरिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि ये जड़ी बूटी हमारे पास होनी चाहिए।
हमेशा हर क्वेश्चन में ये जड़ी बूटी अप्लाई करके देखनी है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन गलत होगा वो यहीं से होगा। ठीक है, देखो इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता, मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता, एम फॉर मेटा एम फॉर मीजो नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो CH3 ग्रुप होता है ना, CH3 ग्रुप, कुछ नहीं याद रखना आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन सब भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखना है कि CH3 ग्रुप प्लस M शो करता है। पर जो भी हमने अभी अपनी ट्रिक में प्लस M वाले ग्रुप किए ना, उन सबसे इसका प्लस M वीक होता है। ठीक है, प्लस M शो करता है, पर इसका प्लस M, जो भी हमने प्लस M वाले ग्रुप किए उनसे इनका प्लस M कमजोर होता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है कि जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस सिर्फ और सिर्फ -I शो करेंगे, है ना। वैसे प्लस M भी शो करते हैं, पर उनके प्लस M पे हमने क्रॉस मार देना है, मतलब उनका प्लस M काउंट ही नहीं करना। जो भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हेलोजेंस जहां भी दिखा सिर्फ और सिर्फ -I से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होता। दूसरा पॉइंट, CH3 ग्रुप जो होता है वो प्लस M शो करता है और इसका प्लस M सबसे कमजोर होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि जो हेलोजेंस होते हैं उनका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ -I से सॉल्व करना है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये है अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो हर क्वेश्चन, कोई भी मीजोमरिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले चेक करना है कि ये, है ना, कि इनमें से कुछ तो नहीं आ गया मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक। अब यहां पे देखो ये पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये पैरा। अब ये दोनों लगे हुए हैं पैरा पे, मतलब पहला तो केस नहीं है, दूसरा CH3 वाला केस भी नहीं है, तीसरा हेलोजन वाला केस भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कोई भी क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखो, पहले लगाएंगे मीजोमरिक इफेक्ट, पहले लगाएंगे मीजोमरिक इफेक्ट, उससे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जाएंगे इंडक्टिव पे। ठीक है, पहले लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ मीजोमरिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, हमें पता है कैसा ग्रुप है, प्लस M वाला ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है, ये है -M ग्रुप। ठीक है, अब देखो हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मतलब क्या है, सीधा सीधा ये देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा मजे में है, कौन सा ज्यादा सुखी है। अब देखो ये है यहां पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई चाहिए सुखी होने के लिए। अब देखो ये है प्लस M, देखो प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना और M का मतलब है मीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और M का मतलब है मीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये प्लस M मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये -M मतलब ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने दिए, और इसके पास भी कमी थी इलेक्ट्रॉन की और इसने उल्टा खींच और लिए उससे, है ना। इसके पास पहले ही कमी थी, इसने खींच भी लिए, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये उसको सुखी कर रहा है, उसको मजे दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये लगा के देखना है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब कोई भी मेटा पोजीशन पे नहीं है, CH3 भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है, तो अब आगे हम प्रोसीड इसमें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, मीजोमरिक इफेक्ट देखना है, इंडक्टिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो ये कैसा ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, प्लस M ग्रुप, और ये कैसा ग्रुप है, ये भी प्लस M ग्रुप है। ठीक है, इंडक्टिव देखना ही नहीं है, पहले आंसर नहीं आया तो इंडक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये भी प्लस M के थ्रू दे रहा है और ये भी प्लस M के थ्रू दे रहा है, तो जो ज्यादा दे देगा वो इसको ज्यादा सुखी कर देगा। तो हमने ऑर्डर में ट्रिक में देखा था कि ये वाला ग्रुप जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग मीजोमरिक है ना, ये इससे आगे था ट्रिक में, तो इससे स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ही क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये चीजें देखनी है, क्योंकि यही क्वेश्चन गलत करवाएंगे। ठीक है, अब देख लो मेटा पे मीजो शो नहीं होता, देखो पहले दूसरा तीसरा चेक कर लेते हैं। CH3 तो कहीं भी नहीं है, हेलोजन भी नहीं है। अब ये है मेटा पे मीजो नहीं होता। अब देख लो ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, और ये है मेटा, मतलब यहां पे मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, और यहां पे कैसा होगा, यहां पे मीजोमरिक होगा, और कैसा होगा इस ग्रुप का, OR ग्रुप का प्लस M, और ये भी OR ग्रुप है, और यहां भी होगा
प्लस एम। ठीक है, अब देखो स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी देखनी है कार्बोकटायन की, मतलब इसको सुखी होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब सिंपल है, मैंने क्या बोला, तब तक इंडक्टिव पे नहीं जाना जब तक अपना काम चल रहा है। अब मीजोमरिक से देखते हैं अपना कितना काम चल रहा है। देखो ये मीजोमरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, ये भी मीजोमरिक के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, पर इसमें तो मीजोमरिक हो ही नहीं रहा, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इन दोनों ने सप्लाई किए, तो एक बात तो क्लियर है कि ये मिनिमम स्टेबल है ना, इसको सुख मिल रहा है, इसको भी सुख मिल रहा है, पर इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो ये तो है मिनिमम स्टेबल। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब देखो इसमें भी प्लस एम है और इसमें भी प्लस एम है, और हमने एक फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कभी भी नहीं करता, है ना। अब आप बोल दो देखो ये पोजीशन बिल्कुल इसके पास है, ये पोजीशन इसके कितनी दूर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना इसका प्लस एम उतना ही इसका प्लस एम, मतलब इसके प्लस एम से इसका प्लस एम कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, अब करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो ओआर ग्रुप का कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, माइनस आई, और इसका भी OR है तो ये भी माइनस आई। अब माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना, माइनस का मतलब खींचेगा और आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब इसके पास पहले ही कमी है तो ये और खींच लेंगे, है ना। तो अब देखते हैं कौन ज्यादा सुखी है कौन ज्यादा दुखी है। देखो ये है बिल्कुल इसके पास, तो ये इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और ये है इसके बहुत दूर, मतलब इसके कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसको ज्यादा दुखी कर देगा, ये कम खींच पाएगा तो ये कम दुखी होगा। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर से वही बेसिक स्टेप से चलना है, कहीं ये कंडीशन तो नहीं आ गई, तो CH3 भी कहीं नहीं दिख रहा, हेलोजन्स भी कहीं नहीं दिख रहे, और मेटा पोजीशन पे मीजोमरिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो मेटा पोजीशन ढूंढ लो पहले। देखो ये भी मेटा पे, ये भी मेटा पे, मतलब इनमें मीजोमरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें मीजोमरिक होगा, इसमें मीजोमरिक होगा, और कैसा मीजोमरिक होगा, इसमें माइनस एम, और इसमें कैसा होगा, प्लस एम, OR ग्रुप का प्लस एम। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देखनी है कार्बन अनायन की, कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी देखनी है। मतलब क्या है, इस कार्बन अनायन को सुखी होने के लिए चाहिए कि कोई इसके ये नेगेटिव चार्ज को खींच ले। ठीक है, अब देखो हमें इंडक्टिव पे जब तक नहीं जाना तब तक जरूरत ना पड़े। अब देखो ये माइनस एम के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मतलब इसको सुखी कर रहा है, और ये देखो प्लस एम के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसको दुखी कर रहा है। ठीक है, अब देखो मीजोमरिक इफेक्ट जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव पे, है ना, मतलब जहां पे ये आ जाएगा ना इसकी कोई औकात नहीं होती, है ना। तो पहला आंसर अपना क्या बन गया, देखो इससे इसको स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये तो हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये इसको अनस्टेबल कर रहा है तो ये हो जाएगा सबसे कम स्टेबल। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया मीजोमरिक इफेक्ट से। अब देखो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, ना इसमें मीजोमरिक है ना इसमें मीजोमरिक है, तो हमें जाना पड़ेगा कहां, इंडक्टिव पे। ये कैसा इंडक्टिव लगाएगा, माइनस आई, और ये भी कैसा लगाएगा, माइनस आई। ठीक है, अब देखो माइनस आई का मतलब ये इसका ये चार्ज खींच रहे हैं, पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में किया था कि NO2 ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है OR ग्रुप से। ठीक है, तो इसका इंडक्टिव ज्यादा, तो इसके ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, मतलब ये इसको ज्यादा सुखी कर देगा। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ का, कि बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। देखो एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है, जो H प्लस को डोनेट करता है, जो H प्लस को डोनेट करता है। अब यहां से ये H प्लस जाएगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इस क्वेश्चन को क्या करो, कार्ब अनायन की तरह ट्रीट करो, है ना, कार्ब अनायन की तरह, मतलब ये नेगेटिव चार्ज जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा वही हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ये क्या शो करेगा, माइनस एम, ये क्या शो करेगा, प्लस एम। इंडक्टिव देखना ही नहीं है अगर अपना आंसर आ गया तो। ठीक है, देखो इसको चाहिए इसका कोई चार्ज खींच ले, अब ये माइनस एम के थ्रू खींचेगा और ये प्लस एम के थ्रू इसको उल्टा अनस्टेबल कर देगा, है ना, तो ये हो जाएगा ज्यादा एसिडिक। क्लियर बात है ना, इसने इसका चार्ज खींच लिया। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एसिडिक स्ट्रेंथ का, इसमें बताओ कौन ज्यादा एसिडिक कौन कब। अब हम यहां पे गलती क्या करेंगे कि मीजो यहां पे मेटा पोजीशन को पकड़ेंगे हम, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। देखो मैंने क्या बोला था, हेलोजन्स के केस में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई को देखना है, मीजोमरिक को भूल जाना है, मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आई और माइनस आई लगाना है, मीजो ऑर्थो पैरा का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है तो क्या करना है,
ऑक्सीजन पे सीधा सीधा नेगेटिव ले लेना है, H प्लस को भेज के, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल देखना है, कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो सीधा सीधा डिस्टेंस के बेस पे कर लेंगे, ये बिल्कुल नजदीक है तो इसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, ये थोड़ी सी दूर हो गया थोड़ा कम खींच पाएगा, ये बहुत दूर हो गया तो बहुत कम खींच पाएगा। तो ये सिंपल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन का, ठीक है। देखो क्या है, अपने बेसिक स्टेप से चलना है, बिल्कुल बेसिक स्टेप से, ठीक है। देखो CH3 ग्रुप कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है CH3 ग्रुप, ये रहा अपना, है ना। इसमें प्लस M लगेगा पर इसका प्लस M बहुत वीक होता है, बाकियों से वीक होता है ना, ये याद रखना है। और हेलोजन्स में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, ये हेलोजन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, क्लियर है। अब देख लेते हैं, देखो NO2 ग्रुप क्या होता है, माइनस M इफेक्ट। हेलोजन का क्या होता है, हमने अभी अभी देखा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई, और इसका क्या होगा प्लस M, पर बाकियों से वीक होगा, ठीक है। और इसका क्या है प्लस M, इसका क्या है प्लस M। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन देखनी है ना। और इसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज कोई खींच ले। अब देखो ये माइनस M है, ये माइनस M के थ्रू इसका चार्ज खींच रहा है, और ये इंडक्टिव के थ्रू खींच रहा है। अब हमें पता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो दादा परदादा होता है इंडक्टिव का, है ना। इंडक्टिव की कोई औकात नहीं होती मीजोमेरिक के सामने। तो एक बात तो क्लियर है, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब देखो इनमें कैसे डिसाइड करें, देखो ये प्लस M के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी प्लस M के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ये इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं, ये दोनों इस चार्ज को और ज्यादा दुखी कर रहे हैं। तो हमारे पास एक और चीज बन गई कि एक बात तो क्लियर है, ये दोनों इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, क्लियर है ना अब तक, बिल्कुल। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो मैंने बोला था कि CH3 ग्रुप का जो प्लस M होता है वो वीक होता है, वो इस वाले से मतलब बाकियों से वीक होता है, मतलब इससे वीक होगा, तो ये इसको कम इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कम दुखी करेगा। ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ज्यादा दुखी करेगा, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा दुखी है ये चार्ज, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम बेसिक स्ट्रेंथ का। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिकली क्या होता है, यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों चाहिए, क्योंकि बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उतने अच्छे तरीके से डोनेट करेगा, मतलब उतना अच्छा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से वही अपनी जड़ी बूटी लगा के देखनी है, जड़ी बूटी के हिसाब से चलेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, कैसा इफेक्ट होगा, यहां पे होगा प्लस M इफेक्ट। और ये CH3 ग्रुप में क्या होता है, प्लस M होता है, पर इनसे बाकियों से वीक होता है, ठीक है। और क्लोरीन मतलब हेलोजन के केस में सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, और ये कैसा शो करेगा माइनस M इफेक्ट, ठीक है। अब हमें यहां पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। देखो ये प्लस M से सप्लाई कर रहा है, ये भी प्लस M से सप्लाई कर रहा है, और माइनस वाले तो उल्टा इसका खींच लेंगे, उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों इन दोनों से ज्यादा अच्छे बेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं कौन अच्छा कौन बेकार। देखो ये माइनस I से खींच रहा है, और ये माइनस M, हमने बात की थी मीजोमेरिक इंडक्टिव का दादा परदादा होता है, मतलब ये बहुत खतरनाक तरीके से इसको अनस्टेबल कर देगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सबसे कम, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो हमने बात की थी कि इसका प्लस M इस वाले से ज्यादा होगा, मतलब ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, यहां पे डेंसिटी ज्यादा करवाएगा, तो ये सबसे अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस में कुछ चीजों से बच के रहना है, जैसे कि ऑर्थो इफेक्ट किसमें होता है, बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड क्या होता है, सिंपली बेंजीन रिंग पे आपको COOH ये वाला ग्रुप मिल जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ में चौकन्ने हो जाना है कि यहां पे ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। देखो ऑर्थो मतलब ऑर्थो पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो प्लस M है या माइनस M है, ऑर्थो पोजीशन वाला मेटा ये पैरा से ज्यादा स्टेबल होता है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे क्या ग्रुप है। ऑर्थो पे आ गया और ये COOH दिख गया, मतलब ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल, यही है ऑर्थो इफेक्ट।
अब देखो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन में एक और चीज से बचना है, वो क्या है? नाइट्रोफिनोल। देखो पहली चीज से बचना है ऑर्थो इफेक्ट, और दूसरी चीज है नाइट्रोफिनोल। नाइट्रोफिनोल कैसा होता है, पहचानने का तरीका क्या है? देखो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH, और नाइट्रो NO2 ग्रुप, सिंपल है। अब देखो इसकी अगर मैं बोल दूं एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, और अगर हम बेसिक तरीके से निकालने गए तो क्या होगा? देखो सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाला आएगा, दूसरे पे ये वाला आएगा, और तीसरे पे ये वाला आएगा। मतलब इसके हिसाब से क्या ऑर्डर होना चाहिए? ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर क्या पैरा, और फिर मेटा। पर असल में ऐसा होता नहीं है, हम एग्जाम में ये वाला करके आएंगे पर असल में ऐसा होता नहीं है, इससे बच के रहना है। होता क्या है? पोम याद रखना है, पोम। ठीक है, नाइट्रोफिनोल में पोम याद रखना है, सबसे ज्यादा पैरा होगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, है ना। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ में दो चीजों से बचने को बोला है, एक है ऑर्थो इफेक्ट जिसमें COOH ग्रुप मिल जाए, और एक है नाइट्रोफिनोल, इसमें पोम याद रखना है, पोम। ठीक है, क्लियर है?